स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज़ में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 30 जुलाई 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि बिहार में चल रही एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त निर्देश दे दिए हैं। जब उन्होंने कहा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिंदा वोटर्स का अगर नाम काटा गया तो हम इस पर हस्तक्षेप करेंगे। दरअसल बात यह है कि बिहार में विशेष मतदाता पुनरीक्षण को लेकर के कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जब कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 12 अगस्त को दिन तय किया गया है। जहाँ दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम मनमाने ढंग से काटे गए तो फिर वो इसमें हस्तक्षेप करने से पीछे नहीं हटेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप 15 ऐसे लोगों को पेश करें जिनका नाम ये कह करके हटाया गया है कि वे मर चुके हैं जबकि वे जीवित हैं। अगर ऐसा है तो हम तुरंत दखल देंगे। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले की विस्तृत सुनवाई 12 और 13 अगस्त को करेगा। आपको बता दूं कि एसआईआर के तहत बिहार में वोटर लिस्ट का विशेष गहन पुनरीक्षण किया जा रहा है। इसमें चुनाव आयोग ने दावा किया है कि कुल 65 लाख नाम हटाए गए हैं। इनमें से 22 लाख मृत घोषित थे, जबकि 36 लाख हस्तांतरित और 7 लाख अन्य क्षेत्र में अस्थायी रूप से बस चुके मतदाता हैं। इस प्रक्रिया के खिलाफ राजद सांसद मनोज झा, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा समेत 11 याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की है, जहां उनका आरोप है कि ये गैर संवैधानिक और फिर पक्षपातपूर्ण कवायद है, जिससे लोकसभा चुनाव से पहले अल्पसंख्यकों और फिर गरीब तबकों को निशाना बनाया जा रहा है। आपका इस मामले पर क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। अब ये भी बताइए कि क्या इस एसआईआर प्रक्रिया से जो मूल वोटर्स हैं उनका नाम कट सकता है। आपका राय बहुत महत्वपूर्ण है। आप अपना राय नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हाँ या ना। यानी कि अगर जो मूल वोटर हैं उनका नाम कटता है तो आप यस कीजिए, या नहीं करता है तो आप नो कीजिए। या फिर इससे संबंधित जो भी आपका सवाल है आप अपना सवाल भी रख सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। दोस्तों बिहार में 17 साल के लड़के ने कमाल कर दिया है। सिर्फ 7,000 रुपये में विमान बना डाला है। जी हाँ, विमान यानी कि एरोप्लेन बना डाला है मात्र 7,000 रुपये में। आप ये सुनकर के शायद आप चौंक गए होंगे, लेकिन ये हकीकत है। मात्र 7,000 रुपये में उड़ने वाला विमान बना डाला है। दरअसल बात यह है कि भारत टैलेंट से भरपूर देश है। यहाँ पर हर कोने में आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनके हौसले बेहद बुलंद होते हैं। वे किसी भी हाल में अपने सपनों को साकार बनाने के जज्बे रखते हैं। ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर के तेजी साथ वायरल हो रहा है, जिसमें बिहार के मुजफ्फरपुर का एक 17 साल का लड़का सिर्फ मात्र 7,000 रुपये की लागत में उड़ने वाला प्लेन बना डाला है, और उसे उड़ा करके भी दिखाया, जैसे कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर वीडियो देख सकते हैं। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे उड़ने वाला प्लेन 7,000 रुपये में बनाने वाले लड़के ने उड़ा करके दिखाया है। इस वीडियो के वायरल होने पर हर कोई हैरान है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस विमान को बनाने वाले का नाम अवनीश कुमार है, जो कि बिहार के मुजफ्फरपुर का रहने वाला है। जहाँ उसने महज कबाड़ की मदद से इस कारनामे को अंजाम दिया है, जिसे देख करके हक्के बक्के रह गए हैं। जो हैरान कर देने वाली बात यह भी है कि अवनीश कुमार ने ये कमाल महज 7 दिनों में ही करके दिखाया है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे अवनीश कुमार एक हल्की और फिर देसी जुगाड़ विमान बना करके उसे तेजी से चलाते हुए आसमान में उड़ाकर भी दिखाता है। इस दौरान विमान लगभग 300 फीट की ऊंचाई तक गया और फिर कुछ मिनट के बाद सुरक्षित जमीन पर लैंड भी किया गया। वहीं पर आसमान की ऊंचाई पर अवनीश कुमार का विमान देख करके वहां खड़े लोगों समेत इंटरनेट पर देखने वाले हर कोई दंग रह गया है। कबाड़ की कुछ चीजों से इस एयरक्राफ्ट बनाने के लिए अवनीश कुमार ने महज 7,000 रुपये खर्च किए हैं। दोस्तों बिहार के कटिहार से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। कटिहार जिला के मनसाही थाना क्षेत्र के अंतर्गत कुडेठा पंचायत के पंचवर्गा गांव में सोमवार को उस समय हरकंप मच गया, जब गांव की एक शादीशुदा महिला कविता कुमारी अपने प्रेमी जीत कुमार शाह के साथ एक बंद कमरे में आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ी गई। जब लड़की के नाना छेदी सिंह ने दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया, जिसके बाद गाँव में ये घटना चर्चा का विषय बन गया। जानकारी के अनुसार कविता कुमारी की शादी लगभग 3 साल पहले पश्चिम बंगाल के मालदा जिला के अंतर्गत कुमारगंज पंचायत निवासी टिंकू कुमार शाह से हिंदू रीति रिवाज के साथ हुई थी। जब दोनों की एक 1.5 साल की बेटी भी है। कविता फिलहाल अपनी मां के साथ अपने ननिहाल पंचवर्गा गांव में रहती थी, जहां पर उसने अपने प्रेमी को पश्चिम बंगाल से बुला करके दिन के उजाले में अपने घर बुलाया। स्थानीय लोगों ने बताया है कि कविता के नाना और फिर अन्य ग्रामीणों ने जब दोनों को एक कमरे में पकड़ा तो फिर गुस्साए ग्रामीणों ने दोनों के हाथ बांध करके पिटाई कर दी। जब घटना की खबर मिलते ही गाँव में सैकड़ों की भीड़ जमा हो गई। बताया जा रहा है कि ये पहली बार नहीं था,
6 माह पहले भी कविता और फिर जीत के बीच संबंधों को लेकर के विवाद हो चुका है, जिसे अब पंचायत स्तर पर समझौते के माध्यम से सुलझाया गया था। अब इस बार की घटना के बाद कविता ने अपने पति टिंकू कुमार के साथ रहने से इनकार कर दिया और प्रेमी शाह के साथ रहने की इच्छा जताई है। दोस्तों, सीमांचल में राजनीतिक काफ़ी ज़्यादा गर्मा गई है। यहाँ पर तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर जम करके निशाना साधा है, हमला बोला है। हम आपको इस पूरी खबर को विस्तार से बताएंगे। दरअसल बात है कि बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीमांचल के किशनगंज और अररिया जिले में रैलियां की और एनडीए सरकार पर जम करके हमला बोला। जब किशनगंज में आयोजित सभा में उन्होंने महागठबंधन की सरकार बनने पर वक्फ संशोधन विधेयक को रद्द करने का भरोसा दिया है। वहीं पर अररिया में तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को निशाने पर लिया और फिर कहा कि वे राजनीतिक तौर पर अचेत हो चुके हैं क्योंकि भाजपा ने उन्हें हाईजैक कर लिया है। जब तेजस्वी यादव ने सीमांचल क्षेत्र की वर्तमान स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि यहां की सबसे बड़ी समस्या गरीबी, बेरोजगारी और फिर पलायन है, जिन पर मौजूदा एनडीए सरकार ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि युवा रोजगार के अभाव में पलायन कर रहे हैं और फिर यह स्थिति सरकार की नाकामी को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन की सरकार बनने पर इन समस्याओं का समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। किशनगंज में वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर के तेजस्वी यादव ने कहा कि ये विधेयक मुस्लिम समुदाय के खिलाफ है और फिर महागठबंधन इसे रद्द कराएगा। जब उन्होंने समुदाय को आश्वासन दिया है कि उनकी धार्मिक और फिर सामाजिक भावनाओं का सम्मान किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि महागठबंधन सभी वर्गों के साथ न्याय करेगा और फिर विकास की नई राह खोलेगा। वहीं पर अररिया की सभा में तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि भाजपा ने उन्हें अपने पाले में कैद कर रखा है और फिर वे अपनी स्वतंत्र निर्णय क्षमता को खो चुके हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य की यानी कि बिहार की जनता निराश है क्योंकि उनकी सरकार आम लोगों की समस्याओं को समझने और फिर हल करने में विफल रही है। वहीं पर राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि सीमांचल क्षेत्र में तेजस्वी यादव का ये दौरा और फिर उनकी नीतियों को लेकर के किए गए आश्वासन महागठबंधन की आगामी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है। सीमांचल में महागठबंधन की पकड़ मजबूत करने के लिए तेजस्वी की ये कोशिश मानी जा रही है। वहीं पर बिहार में महागठबंधन चुनाव के करीब आते ही राजनीतिक दलों के बीच जुबानी युद्ध तेज होता जा रहा है। तेजस्वी यादव के इस बयान के बाद राज्य की यानी कि बिहार की राजनीति में एक बार फिर से गर्माहट देखने को मिलेगी। इस क्षेत्र के लोग भी इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं और फिर आगामी दिनों में इसका असर चुनावी परिणामों पर देखने को मिलेगा। वहीं पर तेजस्वी यादव ने सीमांचल के लोगों से अपील की है कि वे अपने अधिकारों और फिर बेहतर भविष्य के लिए महागठबंधन को वोट दे ताकि गरीबी, बेरोजगारी और फिर पलायन जैसी समस्याओं से मुक्ति मिल सके। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता विकास और फिर सबका समावेशी शासन होगा। वहीं पर इस प्रकार सीमांचल में तेजस्वी यादव की रैलियों ने राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है और फिर आगामी चुनाव में महागठबंधन की संभावनाओं को बल दिया है। यह जनता की उम्मीदें महागठबंधन से जुड़ी हुई है और फिर तेजस्वी यादव ने इसे मजबूत करने की पूरी कोशिश की है। आस्था के नाम पर इन दिनों मुजफ्फरपुर में ढोंगी बाबाओं के द्वारा लगातार महिलाओं को चूना लगाने का मामला सामने आ रहा है। जहां अभी हाल के दिनों में जहां 2 ढोंगी बाबाओं की मनियारी थाना क्षेत्र में पकड़ करके जमकर पिटाई की गई थी और अभी तक वह मामला ठंडा भी नहीं पड़ा था, तब तक अब दूसरी घटना जिले के पियर थाना क्षेत्र से सामने आई है। यहाँ पर बिना नंबर प्लेट के एक पल्सर बाइक से पहुंचे 3 ढोंगी बाबाओं ने आस्था के नाम पर महिलाओं को लाखों रुपए का चूना लगाया है, जिसके बाद इलाके में हरकंप मच गया है। पूरा मामला मुजफ्फरपुर जिले के पियर थाना क्षेत्र के सिमरा गांव का है, जहां पर रविवार को तकरीबन 11 बजे एक बिना नंबर प्लेट पल्सर पर सवार होकर के 3 ढोंगी बाबा पंकज कुमार के घर पर पहुंचे। उस समय घर में पंकज कुमार की मां और फिर पत्नी घर पर थी, जिसके बाद तीनों ढोंगी बाबा महिलाओं को तरह तरह का प्रलोभन देने लगे और फिर कुछ खाने के लिए महिलाओं को ढोंगी बाबाओं के द्वारा दिया गया। यह ढोंगी बाबाओं के द्वारा दिए गए सामान को खाते ही महिलाएं बेहोश हो गई और फिर घर में रखा सारा का सारा आभूषण ढोंगी बाबा लेकर के फरार हो गए। अब पीड़ित परिवार के द्वारा पूरे मामले की लिखित शिकायत पियर थाना से कराया गया है, जिसके बाद पुलिस शातिरों की तलाश में जुट गई है, जिसके लिए कई इलाकों में सीसीटीवी फुटेज की जांच में जुट गई है। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में सोमवार को चर्चा के दौरान विपक्षी दलों के कुछ सदस्यों द्वारा बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर पर सवाल उठाए जाने पर केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने कहा कि असली नस पकड़ गया है और फिर इलाज भी पक्का होगा। जब बिहार के मुंगेर से लोकसभा सांसद ललन सिंह ने चर्चा के दौरान विपक्षी सदस्यों की शोरगुल करने पर हल्के फुल्के अंदाज में कहा कि जाओ ना, उधर वोटर काफ़ी जाली बनवाए हो, उधर जाकर के देखो। केंद्रीय पंचायती राज मंत्री ने एसआईआर की कवायद का विरोध कर रहे विपक्षी दलों पर तंज कसते हुए कहा कि एक चीज बता देते हैं कि यदि असली बीमारी पकड़ा जाता है तो फिर उसका इलाज भी परफेक्ट होता है। डायग्नोसिस अगर सही हुआ तो फिर ट्रीटमेंट भी पक्का
पक्का होता है। आपकी बीमारी समाप्त हो जाएगी, चिंता मत करिए। वहीं पर बिहार में चुनाव आयोग की ओर से कराए जा रहे वोटर पुनरीक्षण अभियान को लेकर के संसद से लेकर के बिहार विधानसभा तक बवाल मचा हुआ है। विधानसभा में विपक्ष लगातार इस पर चर्चा की मांग कर रहे हैं, मांग को लेकर के हंगामा करता रहा है। वहीं पर संसद में भी विपक्ष की यही मांग थी कि इस पर चर्चा की जाए। हालांकि सरकार की ओर से कहा गया है कि ये चुनाव आयोग कर रहा है, इसमें सरकार का कोई भी हाथ नहीं है। वहीं पर चुनाव आयोग ने बताया है कि बिहार में SIR के बाद 50 लाख से ज़्यादा वोट काटे जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से बताया गया है कि अब तक 7 करोड़ 24 लाख मतदाताओं में से फॉर्म मिले हैं। 36 लाख लोग या तो कहीं और चले गए हैं या फिर उनकी मौत हो चुकी है। आयोग ने ये भी बताया है कि बिहार के 7 लाख मतदाता ऐसे पाए गए हैं जिनके नाम एक से ज़्यादा जगह पर दर्ज है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि बिहार में चल रहे मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान के दौरान आधार कार्ड और फिर वोटर ID कार्ड को मान्य करें। जहां अदालत ने कहा कि जब मतदाता पंजीकरण फॉर्म में आधार पहले से अनिवार्य रूप से मांगा जा रहा है तो फिर चुनाव आयोग उसे दस्तावेज मानने से इनकार क्यों कर रहा है। जब न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि कोई भी दस्तावेज फर्जी हो सकता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम सभी दस्तावेजों को नकार दें। अगर कोई फर्जी दस्तावेज पाया जाए तो फिर उस पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उसे पहले से ही अमान्य घोषित कर देना चाहिए नहीं है। वहीं पर पीठ ने आगे चुनाव आयोग के बहिष्कारी रुख पर चिंता जताते हुए पूछा है कि आधार और वोटर ID जैसे आधिकारिक दस्तावेजों को मतदाता पहचान के लिए स्वीकार न करना किस आधार पर हो रहा है। अदालत ने कहा है कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए दोनों दस्तावेज पर्याप्त और फिर विश्वसनीय है और फिर उन्हें सत्यापन प्रक्रिया का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। हालांकि कोर्ट ने बिहार में मसौदा मतदाता सूची के प्रकाशन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है और कहा कि वे निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के खिलाफ याचिकाओं पर एक बार निर्णय करेगा। दोस्तों, बिहार में राजनीतिक गतिविधियां इस समय तेज गति से बढ़ रही है। जब बिहार में वोटर वेरिफिकेशन को लेकर के जारी मुद्दे ने सियासी पारा गर्म कर दिया है, वहीं पर विभिन्न राजनीतिक पार्टियां आगामी चुनाव के लिए अपने अपने रणनीतिक समीकरण सुलझाने में लगी हुई है। वोटर वेरिफिकेशन प्रक्रिया को लेकर के मतदाता सूची में गड़बड़ी और फिर पहचान संबंधी विवादों ने राजनीतिक दलों को सक्रिय कर दिया है और फिर सभी पार्टियां अपने अपने मतदाता आधार को मजबूत करने और फिर झूठे वोटरों को हटाने के लिए व्यापक प्रयास कर रही है। इस बीच चुनावी गठबंधनों और फिर उम्मीदवार चयन को लेकर के दलों में कसरत जारी है। राज्य के राजनीतिक दल आगामी चुनाव में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए नए नए समीकरण बनाने में जुटे हुए हैं। ये समीकरण न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि पूरे राज्य में सियासी माहौल को प्रभावित कर रहा है। वहीं पर विश्लेषकों का मानना है कि बिहार की ये सियासी हलचल अगले चुनाव के नतीजे को निर्णायक रूप से प्रभावित करेगा। जहाँ वोटर वेरिफिकेशन के मुद्दे और फिर गठबंधन समीकरण दोनों मिलकर के बिहार की राजनीति के नक्शे को नया आकार दे रहा है। दोस्तों, बिहार में बेटे के सामने से ही मां को दरिंदों ने उठा लिया। यह दरअसल बात है कि मामला बिहार के सीतामढ़ी जिला का है, जहां पर महिला से हैवानियत की गई है। जयनगर थाना क्षेत्र के गांव में रविवार की देर रात 2 दरिंदों ने चाकू के बल पर एक 55 वर्षीय विधवा महिला के साथ गलत काम करने की घटना को अंजाम दिया। आरोपियों ने जबरन महिला के घर में घुस करके उसके पुत्र के सामने ही घर से उसे उठा ले गए और पास के बांसझाड़ी में दरिंदगी की घटना को अंजाम दिया गया। इसके बाद महिला को बांसझाड़ी में ही छोड़ करके फरार हो गए। जब बाद में पीड़ित महिला ने ग्रामीणों को इस बात की जानकारी दी। सूचना मिलने पर सदर SDPO राजीव कुमार सिंह और फिर नगर थानाध्यक्ष विनय कुमार प्रताप सिंह पुलिस दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंच करके जांच की। पीड़ित महिला को मेडिकल जांच के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि 6 माह पहले ही महिला के पति की जान चली गई थी। जहां महिला गांव से सड़े में अपने मंदबुद्धि लड़के के साथ रह रही थी। जब रविवार देर रात घर में सोई हुई थी, उसी वक्त भैरव कोठी गाँव के रहने वाले 2 युवक उसके घर में घुस करके चाकू के बल पर जबरन उसे गोद में उठा करके सरेआम ले गया और जाकर के उसके साथ गलत काम किया गया। दोस्तों, जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर अपनी बिहार बदलाव यात्रा के क्रम में कल औरंगाबाद के नबीनगर में बिहार बदलाव जनसभा करने पहुंचे। सिरिस हाई स्कूल मैदान में जनसभा के बाद उन्होंने मीडिया के सवालों के जवाब दिए। प्रशांत किशोर ने इस दौरान पटना में भाजपा कार्यकर्ता द्वारा उन पर कराए गए FIR को लेकर फिर से डिप्टी CM सम्राट चौधरी को घेरा। जब प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार की रूलिंग पार्टी भाजपा है, जहाँ उसके प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल मेरे खिलाफ किसी साइबर थाना में कंप्लेन किए थे, जब उनके किए गए FIR पर पुलिस मेरे साथ आने की हिम्मत नहीं कर रही है। जब फिर किसी छोटे कार्यकर्ता की FIR की क्या वैल्यू है, लेकिन आप लोग तैयार रहिए। सम्राट चौधरी और फिर राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था में अमंगल लाने वाले मंगल पांडे पर किस्तों में अच्छे से पर्दाफाश करेंगे। जनता को इनका चाल चरित्र और फिर चेहरा बताएंगे। प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि सम्राट चौधरी ने एक इंटरव्यू में मुझे अपना भाई कहा है, लेकिन
बता देना चाहता हूं कि मैं भाई भतीजावाद नहीं कहता हूं। जब भले ही भाई ने कुछ गलत किया हो, लेकिन वो छिपने वाला नहीं है। प्रेस के सामने सब रखा जाएगा। वहीं पर प्रशांत किशोर ने तेज प्रताप यादव के पीले रंग की टोपी पहनने और फिर नीतीश कुमार की नई पीले रंग की निश्चय रथ पर भी तंज कसा है। उन्होंने कहा कि अब तो पूरा बिहार पीला टोपी में दिख रहा है। एनडीए के लोग दीवार पर जो पोस्टर चिपका रहे हैं वह भी पीले रंग का है। जब पीला भगवान विष्णु का रंग है, भगवा रंग वाले लोग भी अब वो पीला लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि उनको पता चल गया है कि बिहार की जनता अब पीले रंग के साथ है। वहीं पर इससे पहले प्रशांत किशोर ने कल श्रीस हाई स्कूल मैदान में आयोजित जनसभा में कहा कि इस साल बिहार की बदहाली की आखिरी दिवाली और फिर छठ होगी। छठ के बाद औरंगाबाद के युवाओं को 10 से 12 हज़ार रुपये की मजदूरी करने के लिए अपना घर परिवार छोड़ करके नहीं जाना हो पड़ेगा। जहाँ बिहार भर के ऐसे 50 लाख युवाओं को वापस बुला करके उन्हें यही 10 से 12 हज़ार रुपये का रोजगार दे दिया जाएगा। प्रशांत किशोर ने जनता से बड़ा वादा करते हुए कहा कि दिसंबर 2025 से 60 साल से अधिक उम्र के हर पुरुष और फिर महिला को 2000 रुपये की मासिक पेंशन दी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने बड़ा ऐलान किया है कि जब तक सरकारी विद्यालय में सुधार नहीं हो पाएगा, तब तक आप अपने 15 साल से कम उम्र के बच्चों को निजी स्कूलों में पढ़ाएंगे और उनकी फीस सरकार भरेगी, ताकि गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ सके। दोस्तों, बिहार में कुत्ते के निवास प्रमाण पत्र बनाए गए हैं। अब इस पर तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। दरअसल बात यह है कि बिहार के पटना जिले के मसूरी अंचल द्वारा डॉग बाबू के नाम से निवास प्रमाण पत्र जारी होने को लेकर के चर्चा का बाजार गर्म है। इस मामले के प्रकाश में आने के बाद विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि समझा जा सकता है कि प्रदेश में सरकार कैसे चल रही है। जब वे बीते सोमवार को अररिया में पत्रकारों से बात कर रहे थे, तेजस्वी यादव ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर के कहा है कि इससे भी लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य कितना गहन हुआ है। उन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर के कहा कि यहाँ पर बिना पैसे के कोई भी कागज नहीं बनता है। डॉग बाबू ने भी कुछ दिखाया होगा। उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर के सरकार को घेरते हुए कहा कि बिहार में अपराधी विजय और सम्राट हो चुके हैं। लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है। बिहार की स्थिति अच्छी नहीं है। मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है। एम्बुलेंस में सामूहिक लड़कियों के साथ गलत काम हो रहे हैं। अस्पताल में दुकान में घुस करके गोलियां मारी जा रही है। यहाँ डबल इंजन की सरकार में एक भ्रष्टाचार और एक अपराध में लगा हुआ है। वहीं पर सीएजी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में 71,000 करोड़ रुपए का घोटाला इस सरकार ने किया है। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये बड़ी रकम है। इस राशि का कोई हिसाब नहीं दिया गया है। इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री मौन है, चुप हैं। वहीं पर तेजस्वी यादव ने उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर जन्म प्रमाण पत्र में धांधली करने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने बताया है कि साल 2005 में ये 26 साल के थे और 2010 में ये 28 साल के हो गए। यही नहीं, साल 2020 में ये 51 साल के हो गए। जब उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जिंदगी में ऐसा इंसान नहीं देखा था जो अपने उम्र बढ़ाता भी हो और घटाता भी हो। दोस्तों, आकाशीय बिजली गिरने से खेत में काम कर रही 20 वर्षीय युवती की जान चली गई है, जबकि 4 महिलाएं बुरी तरीके से झुलस गई है। जब मृतका की पहचान नंदन लाल महतो की पुत्री क्रांति कुमारी के रूप में हुई है, जो स्नातक की छात्रा थी। घटना भागलपुर के सनहोल थाना क्षेत्र के महेशपुर बहियार में सोमवार को उस वक्त की है, जब गाँव की 4 महिलाएं धान रोपने के लिए खेत में काम कर रही थी। अचानक तेज गर्जन और बारिश के बीच आसमान से मौत बनकर के बिजली गिरी और देखते ही देखते क्रांति कुमारी की मौके पर ही जान चली गई। इसके साथ मौजूद मनोरमा देवी, शांति कुमारी और सरस्वती कुमारी झुलस करके घायल हो गई है। तो पर एक और अन्य महिला भी जो कि हटिया से लौट रही थी, बिजली के झटके की चपेट में आ गई। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, इलाज जारी है। परिजनों ने बताया है कि क्रांति कुमारी की शादी 2 माह पहले ही तय हुई थी और फिर अगले साल मार्च में शादी होनी थी। पिता और 2 भाई पंजाब में मजदूरी करते हैं, जबकि माँ घर पर रह करके मेहनत मजदूरी करती है। बेटी की मौत की खबर सुनते ही पिता पंजाब से भागलपुर रवाना हो चुके हैं। दोस्तों, मिड डे मील में हर जगह खेल हो रहा है। यहाँ पर बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। यहाँ आपको बता दूं कि एक न्यूज़ चैनल की खबर ने सरकारी तंत्र को झकझोर कर दिया है। मामला मुजफ्फरपुर से सामने आया है, जहाँ पर शिक्षा महकमे की आंख तब खुली जब सकरा प्रखंड की तोसीमा मध्य विद्यालय से मिड डे मील में इस्तेमाल हो रहे घटिया और फिर कीड़ों से भरे चावल की तस्वीरें वायरल होकर के हो गई। जब महज कुछ ही घंटों के अंदर जिला शिक्षा पदाधिकारी को संज्ञान लेना पड़ा और जाँच के आदेश जारी कर दिए गए। जब बिहार सरकार बच्चों को पोषण देने के नाम पर मिड डे मील योजना में करोड़ों रुपए फूंक रही है, जहां हफ्ते भर का तयशुदा मेनू भी शिक्षा विभाग द्वारा
जारी है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे कोसों दूर है। यह सवाल ये उठ रहा है कि क्या मिड डे मील अब भूख मिटाने की बजाय बीमारी बांटने का माध्यम बन चुका है। चौंकाने वाली तस्वीरों में दिख रहे चावल के दाने सिर्फ खराब नहीं बल्कि नियत की शरण को भी उजागर कर रहे हैं। आरोप है कि कुछ शिक्षक खुद इस योजना का फायदा उठा करके बच्चों के हिस्से का अनाज और फिर पैसा डकार रहे हैं। ये पहला मामला नहीं है, अभी हाल ही में कई जिलों से ऐसी खबरें सामने आई है जहां पर मिड डे मील खाने से बच्चे बीमार पड़े, बेहोश हुए और फिर अभिभावकों ने स्कूल में हंगामा भी किया। अब जब चौसीमा से निकली तस्वीर ने सरकार की पोल खोल दी है तो फिर जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कहा कि जांच टीम गठित की गई है, दोषियों पर कार्रवाई विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, असामाजिक तत्वों ने पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की प्रतिमा को खंडित कर दिया है। जहां मामला सासाराम से है, जहां पर कांग्रेस कार्यालय परिसर में लगी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की प्रतिमा को असामाजिक तत्वों द्वारा खंडित कर दिया गया। जब ये घटना रात के समय की बताई जा रही है, इसको लेकर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश है। सुबह जब स्थानीय लोगों ने परिसर की प्रतिमा को देखा तो फिर पाया कि इंदिरा गांधी की मूर्ति के चेहरे को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। ये देख करके लोग हैरान और फिर चिंतित हो गए। जब कांग्रेस कार्यकर्ताओं में इस घटना को लेकर के भारी आक्रोश है। आपको बता दें कि सासाराम के न्यू एरिया में स्थित कांग्रेस कार्यालय इंदिरा गांधी आश्रम के नाम से जाना जाता है। इसी परिसर में हाल ही में बिहार सरकार के पूर्व मंत्री गिरीश नारायण मिश्रा की प्रतिमा भी लगाई गई है, जिसका अभी अनावरण नहीं हुआ है। उस प्रतिमा को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। दोस्तों, 317 करोड़ की लागत से बिहार के 5 जिलों में डेयरी प्लांट बनाया जाएगा। दरअसल बात यह है कि बिहार के 5 जिलों में डेयरी प्लांट खोलने की तैयारी की गई है। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में डेयरी प्लांट खोलने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। एक प्लांट में कर दी गई है। जब डेयरी प्लांट खोलने की जानकारी मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर सिद्धार्थ ने दी है। उन्होंने कहा है कि दरभंगा, रोहतास, गया, सीतामढ़ी और गोपालगंज में नए डेयरी प्लांट खोले जाएंगे। इस योजना पर करीब 317 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उन्होंने बताया है कि इसमें एक प्लांट ऐसा भी होगा जहां पर मिल्क पाउडर भी बनाया जाएगा। आपको बता दो कि कैबिनेट की इस बैठक में कुल 41 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं, जिसके तहत मंत्रिमंडल ने बिहार में चल रहे करीब 1.25 लाख आंगनबाड़ी केंद्रों को सरकार की तरफ से उपकरण, फर्नीचर और फिर आवश्यक बर्तनों की खरीद के लिए 115 करोड़ रुपए का प्रस्ताव स्वीकृत किया है। इसके अलावा सफाई आयोग के गठन और फिर पत्रकार सम्मान पेंशन योजना की नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। अपर मुख्य सचिव सिद्धार्थ ने बताया है कि पूर्व में पत्रकारों को मासिक 6,000 रुपए की पेंशन मिलती थी, जबकि उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी या फिर पति को 3,000 रुपए की पारिवारिक पेंशन मिल रही थी। तेजस्वी यादव आरजेडी में बाहरी लोगों से घिर गए हैं, मेरे खिलाफ साजिश रची गई है, ये कहना है तेज प्रताप यादव का। तेजस्वी यादव का बड़ा भाई तेज प्रताप यादव मुजफ्फरपुर जिले की बोचा विधानसभा क्षेत्र स्थित बोरवा गांव पहुंचे। यहां उन्होंने जनसंवाद कार्यक्रम में भाग लिया, जिसे सुनने के लिए हजारों लोग उमड़ पड़े। तेज प्रताप ने मंच से जोरदार अंदाज में अपनी बात रखी और कई राजनीतिक दलों और फिर नेताओं पर हमला बोला। तेज प्रताप यादव ने अपने पुराने दल आरजेडी पर भी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा है कि जब वो पार्टी में थे तो फिर उन्हें सम्मान सिर्फ अपने माता पिता से मिलता था, पार्टी के बाकी नेता सिर्फ दिखावे का व्यवहार करते थे। तेज प्रताप यादव ने आरोप लगाया है कि कुछ लोग उन्हें दूसरा लालू समझने लगे थे, जिससे ईश्वरिया के कारण उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया गया। तेज प्रताप यादव ने भावुक होते हुए कहा कि वे अपने माता पिता का हमेशा सम्मान करते रहेंगे और उनके निर्णयों का आदर करते हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि वे अपने माता पिता से कभी अलग नहीं हुए हैं, लेकिन पार्टी में बैठे कुछ नेता लगातार उन्हें नीचा दिखाने का काम कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राजद में आम तो छोड़िए, खास लोग भी सुरक्षित नहीं है। जिस पार्टी को लालू प्रसाद यादव ने खून पसीने से सींचा है, आज उसमें गरीबों और फिर आम कार्यकर्ताओं के लिए कोई जगह नहीं है। दोस्तों, आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र और मनेर के एक पंचायत सचिव की बातचीत के कथित वायरल ऑडियो को लेकर के विवाद बढ़ता ही जा रहा है। घटना के बाद पंचायत सचिव संदीप कुमार के पैतृक गांव बेलदारी, थाना मुफस्सिल बेतिया के लोगों में भारी आक्रोश है। गांव के लोगों ने मांग की है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो। स्थानीय मोहम्मद अबुलेस कैस और फिर राजेंद्र शर्मा ने कहा कि संदीप कुमार एक अच्छे स्वभाव का लड़का है। पंचायत सचिव संदीप कुमार के गाँव वालों ने कहा कि किसी जनप्रतिनिधि की इस तरह की भाषा और फिर ऐसा व्यवहार करना शर्मनाक है। धमकी देना विधायक को शोभा नहीं देता। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने भी सीधे सीधे आरजेडी के ऊपर ही सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने सवाल पूछा है कि क्या अब विधायक भाई वीरेंद्र पर भी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट शेयर करके सवाल पूछा है। तेज प्रताप यादव ने लिखा है कि क्या आरजेडी अपने विधायक भाई वीरेंद्र पर भी कार्रवाई करेगी, जिन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर के आदर्शों के उल्टा SC/ST समाज के खिलाफ शर्मनाक टिप्पणी की है, जान से मारने की धमकी दी है। मुझे तो जयचंदों की साजिश के तहत पार्टी से
बाहर कर दिया गया। अब देखना है कि बवाल करने वालों पर भी पार्टी उतनी ही सख्ती दिखाएगी या नहीं। संविधान का सम्मान भाषणों में नहीं, आचरण में दिखना चाहिए। लोगों का कहना है कि प्रशासनिक पद पर बैठे किसी कर्मी या फिर जनप्रतिनिधि के सामने इस तरह से बात करना साहसिक है। वहीं पर सचिव संदीप कुमार के पिता ने कहा कि उनका बेटा काफ़ी संघर्षों के बाद इस मुकाम तक पहुंचा है। संदीप की मां का बचपन में ही देहांत हो गया था, जिसके बाद उनकी परवरिश दादी ने की। जब उनके पिता ने भावुक होकर के कहा कि जब संदीप पढ़ाई करता था तब उसके गुरुजी ने कहा था कि सिर कटा सकते हैं लेकिन सिर नहीं झुका सकते। आज वही बात उसने निभाई है, हमारा बेटा शेर है। वहीं पर विधायक भाई वीरेंद्र और फिर पंचायत सचिव संदीप कुमार की फोन पर बातचीत का एक कथित ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें विधायक गुस्से में धमकी देते हुए सुनाई दे रहे हैं। इस ऑडियो में वह पंचायत सचिव को जूतों से मारने की बात कहते नजर आ रहे हैं। विधायक ने एक व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने को लेकर पंचायत सचिव से संपर्क किया था। सचिव विधायक की आवाज को मोबाइल पर नहीं पहचान पाए, इसी पर विधायक जी भड़क गए। दोस्तों, बिहार में बंगाली शरणार्थियों की खोज शुरू हो गई है। अब इन शरणार्थियों के वंशजों की पहचान की जाएगी। इसको लेकर के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सहायक निदेशक भू अर्जुन शाह संयुक्त सचिव ने सभी समाहर्ता से रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट मांगने का मुख्य मकसद शरणार्थी परिवारों को मिली भूमि शरणार्थियों के वंशजों की दखल में है या नहीं। दरअसल इन शरणार्थियों के लिए पूर्ण रैयतीकरण का नियम कानून बनाने की मांग विधानसभा में हो चुकी है। साल 1971 में ऐसे शरणार्थियों की गृह मंत्रालय से लगातार खोज हो रही है। यह सहायक निदेशक ने समाहर्ताओं को कहा कि रैयतीकरण का नियम कानून बताने के लिए बिहार विधानसभा सचिवालय को जवाब जल्द दिया जाना है। डीएम से कहा गया है कि जिले में बंगाली शरणार्थी परिवारों का आवंटन या फिर बंदोबस्त भूमि के समग्र आंकड़ों के साथ रिपोर्ट दें। वहीं पर अब तक 11 जिलों से ही रिपोर्ट भेजी गई है। बांका, भोजपुर, औरंगाबाद, जमुई, बेगूसराय, समस्तीपुर, लखीसराय, नवगछिया, सहरसा, कटिहार और शेखपुरा से ही रिपोर्ट भेजी गई है। जबकि पटना, भागलपुर, अररिया, अरवल, बक्सर, दरभंगा, कटिहार, किशनगंज, खगड़िया, मधेपुरा, मुंगेर आदि से रिपोर्ट मुख्यालय को नहीं मिली है। पर एडीएम दिनेश राम ने कहा कि विभाग के पत्र के आलोक में सभी सीओ से बंगाली शरणार्थियों के बारे में जानकारी मांगी गई है। रिपोर्ट मिलने के बाद समेकित प्रतिवेदन विभाग को भेजी जाएगी। दोस्तों, पटना में प्रशांत किशोर के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है। भाजपा नेता ने गंभीर आरोप लगाया है। दरअसल बिहार की राजनीति में बयानबाजी की गर्मी अब थाने तक पहुंच गई है। भाजपा नेता कृष्ण सिंह कल्लू ने पटना के गांधी मैदान में जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर के खिलाफ लिखित शिकायत दी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रशांत किशोर सुनियोजित तरीके से भारतीय जनता पार्टी और उसके वरिष्ठ नेताओं को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। कल्लू ने अपनी शिकायत में कहा है कि हाल ही में एक मीडिया कॉन्क्लेव में प्रशांत किशोर ने बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को 7वीं फेल करार दिया और उनके नाम को भी गलत तरीके से पेश किया। उन्होंने इसे व्यक्तिगत खुन्नस से प्रेरित हमला बताया है। भाजपा नेता ने कहा कि ये टिप्पणी सिर्फ सम्राट चौधरी नहीं बल्कि पूरे दल का अपमान है। इसका मकसद जनता के बीच भाजपा की छवि को चोट पहुंचाना है। दोस्तों, बिहार में सिपाही भर्ती परीक्षा में 9 अभ्यर्थियों पर एक्शन लिया गया है और 7 गिरफ्तार हुए। यह बिहार पुलिस में सिपाही के 19,838 पदों पर चयन के लिए केंद्रीय चयन परिषद यानी कि सिपाही भर्ती द्वारा आयोजित 4थे चरण की लिखित परीक्षा शांतिपूर्ण और फिर कदाचार मुक्त तरीके से संपन्न हुई। सख्त की वजह से परीक्षा में कदाचार का प्रयास कर रहे 9 अभ्यर्थियों पर कार्रवाई की गई। इनमें से 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। वहीं पर 5 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। औरंगाबाद में 5 अभ्यर्थियों को पकड़ा गया है। अब 30 जुलाई को अगली परीक्षा भी होगी। जब वहीं पर आपको बता दें कि परीक्षा बिहार के सभी जिलों में दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक एकल पाली में हुई। जानकारी के अनुसार इस चरण के लिए कुल 2,79,095 अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र जारी किए गए थे। इनमें से 2,48,137 नए अभ्यर्थियों ने ई प्रवेश पत्र डाउनलोड किया था। दोस्तों, आरजेडी ने विधानसभा चुनाव के लिए यादव कुशवाहा भाई भाई का नारा दिया है। सोमवार को राजद के वरिष्ठ नेता और फिर पूर्व मंत्री आलोक मेहता के सरकारी आवास पर कुशवाहा समाज के नेता जुटे। राज्य भर से आए कुशवाहा नेताओं ने संकल्प लिया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में कुशवाहा समाज चट्टानी एकता के साथ आरजेडी और फिर महागठबंधन को वोट देगा। कुशवाहा समाज द्वारा जिलावार भाईचारा सम्मेलन का भी आयोजन किया जाएगा। पत्रकार से बातचीत करते हुए मंत्री आलोक मेहता ने कहा कि बहुजन समाज में एकता की जरूरत है। एनडीए और फिर भाजपा नेतृत्व में छल, बल, धन और फिर सत्ता के बल पर बिहार को हड़पने की कोशिश की जा रही है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को राजनीति में पहला मौका देने वाले लालू प्रसाद के खिलाफ वे बेबुनियाद बयानबाजी कर रहे हैं। उनके इस व्यवहार से कुशवाहा समाज आहत है।
दोस्तों, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बिहार के सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशकों और फिर जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया है, जिसमें कहा गया है कि आगामी स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त से पहले बिहार के सभी सरकारी स्कूलों में बच्चों और फिर शिक्षकों के लिए सभी बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित की जाए। उन्होंने अपने पत्र में ये भी लिखा है कि सरकारी स्कूलों को सुविधाजनक बनाने के लिए विभाग के जरिए लगातार किए गए प्रयासों के बावजूद भी निरीक्षण के दौरान कई कमियां पाई गई, जबकि स्कूलों में सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए उन्हें जिला शिक्षा पदाधिकारियों के माध्यम से 50-50 हज़ार रुपये की राशि उपलब्ध कराई जा चुकी है। अपर मुख्य सचिव ने 15 अगस्त को स्कूलों में आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह के मौके पर विद्यालय परिसर में स्वच्छता और फिर बुनियादी सुविधाओं से संबंधित तस्वीरें ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया गया है। डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने अपने पत्र में कहा गया है कि सभी सरकारी स्कूलों में विद्यालय का विद्युतीकरण सुनिश्चित किया जाए। दोस्तों, चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने नौकरी का पिटारा खोल दिया है। दरअसल बात है कि कई विभागों में पद स्वीकृति के बाद बेरोजगारी को रोजगार की देने की कवायद शुरू हो गई है। जब पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 41 महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। ये फैसला महिलाओं, युवाओं, पत्रकारों, किसानों और फिर आम जनता से जुड़े हुए हैं और बिहार के सामाजिक, आर्थिक और फिर बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ी पहल मानी जा रही है। बिहार राज्य युवा आयोग में 6 नए पद स्वीकृत किए गए हैं, जिससे युवाओं की भागीदारी और फिर समस्याओं के समाधान को बढ़ावा मिलेगा। वहीं पर कन्या उद्योग योजना को मंजूरी दी गई है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियों को स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे। वहीं पर पत्रकार पेंशन योजना को बढ़ा करके 6,000 से 15,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है, जिससे राज्य के वरिष्ठ पत्रकारों को बड़ा सहारा मिलेगा। राजगीर खेल अकादमी के लिए 1100 करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि मंजूर की गई है, जिससे खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं मिल सकेगी। वहीं पर आंगनबाड़ी एवं पोषण योजना 2.0 के लिए 115 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं, जिसका उद्देश्य माताओं और फिर बच्चों के पोषण स्तर को बेहतर बनाना है। दोस्तों, बिहार के बेगूसराय के एक स्कूल में उर्दू पढ़ाने को लेकर के नया विवाद छिड़ गया है, जहां पर स्कूल में पदस्थ एक उर्दू शिक्षक का आरोप है कि उसे स्कूल के प्रिंसिपल और फिर अन्य स्कूल शिक्षक द्वारा उर्दू पढ़ाने से रोका जा रहा है। साथ ही साथ उन्हें प्रताड़ित और फिर अपमानित किया जा रहा है। इस मामले में स्कूल के छात्र छात्राओं और फिर उनके अभिभावक ने प्रिंसिपल और फिर शिक्षकों के खिलाफ जिला शिक्षा पदाधिकारी से शिकायत दर्ज कराई है। इस मामले में जिला शिक्षा पदाधिकारी ने इस मामले की जाँच स्वयं अपने स्तर से करने का आश्वासन दिया है। यह पूरा मामला बेगूसराय जिला के नावकोठी प्रखंड के राजकीय मध्य विद्यालय पहसारा भवन गामा का है। यह आपको बता दें कि सरकार द्वारा बीपीएससी ट्राई 3 के माध्यम से चयनित मोहम्मद आबिद को नावकोठी प्रखंड के राजकीय मध्य विद्यालय पहसारा भवन गामा में उर्दू शिक्षक के रूप में पदस्थ किया गया था। पदस्थापित होने के बाद साथ ही मोहम्मद आबिद ने स्कूल की मुस्लिम बच्चों को उर्दू पढ़ाने की मांग की, लेकिन प्रिंसिपल और फिर अन्य शिक्षक ने उर्दू पढ़ाने के लिए अलग से क्लास देने से इनकार कर दिया। उर्दू शिक्षक मोहम्मद आबिद ने उर्दू शिक्षक के रूप में बहाली होने का हवाला देकर के लगातार उर्दू पढ़ाने की मांग की, जिस पर बात बढ़ गई। पीड़ित शिक्षक मोहम्मद आबिद का आरोप है कि उनकी नियुक्ति 15 मई को उर्दू शिक्षक के रूप में हुई है। जब उनके द्वारा उर्दू पढ़ाने की मांग अपने प्रिंसिपल से की गई तो फिर 27 जून को स्कूल के प्रधान द्वारा उनके साथ अमानवीयता और फिर अभद्र व्यवहार किया गया, जिसकी लिखित शिकायत उनके द्वारा राज्यपाल, डीएम, शिक्षा विभाग सहित अन्य विभागों में की गई है। पीड़ित का कहना है कि जब उनकी शिकायत पर विभाग द्वारा प्रधानाध्यापक से शोकॉज की मांग की गई तो फिर नाराज होकर के प्रिंसिपल ने कार्रवाई की मंशा से बच्चों को नाम काट देने की धमकी दी गई। यह शिक्षक ने बताया है कि वे 8 घंटे तक क्लास लेते हैं, पर उन्हें आज तक उर्दू की क्लास नहीं करने दी गई। जब उनकी मांग है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जाए। दोस्तों, बिहार कृषि विभाग सरकारी किसानों को आत्मनिर्भर बनाने और फिर बागवानी क्षेत्र को सशक्त करने के लिए एक नई पहल की शुरुआत की है। राज्य सरकार एकीकृत बागवानी विकास मिशन के जरिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में छोटी नर्सरी की स्थापना योजना छोटे और फिर कमजोर किसानों के लिए लेकर के आई है। इस योजना के मुख्य उद्देश्य निजी क्षेत्र में आधुनिक और फिर उन्नत नर्सरियों की स्थापना को प्रोत्साहित करना है, जिससे किसानों को गुणवत्तापूर्ण पौधा सामग्री स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हो सके। जब बिहार सरकार की इस योजना के अंतर्गत किसानों को नर्सरी लगाने के लिए 50% अनुदान की सुविधा दे रही है। आप इसका लाभ उठा सकते हैं। यह छोटी नर्सरी की स्थापना योजना के अंतर्गत किसानों को प्रति हेक्टेयर 20 लाख रुपए की लागत पर नर्सरी लगाने पर 50% अनुदान दिया जाएगा, यानी कि 10 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर तक का अनुदान का लाभ किसान आसानी से उठा सकते हैं, जो खेती को लाभकारी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा।